गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका इस एमडी लो क्लासेस के चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 100 क्वेश्चन फॉर एआईबी पर्पस कर लिए हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, इससे पहले अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं देखे हैं तो एमडी लो क्लासेस की वीडियोस पे जाके आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने 2 पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन के 50-50 क्वेश्चंस करवाए हैं। उसके अलावा अपने YouTube पे BNS के MCQs की सीरीज भी चल रही है जो ओनली 59 रुपीज में है। वहां पर हम 500 प्लस क्वेश्चंस कर चुके हैं, प्लस इन फ्यूचर हम उसको 1000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक संविदा एक कॉन्ट्रैक्ट सृजित करती है। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज को क्रिएट करती है? केवल आभार और कोई अधिकार नहीं। केवल अधिकार और कोई आभार नहीं, व्यक्तिगत अधिकार या सर्व संबंधी अधिकार। देखो, कॉन्ट्रैक्ट हमें पर्सनल राइट्स बताता है, व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में बताता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है? व्यक्तिगत अधिकार। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो पार्टीज के बीच में होते हैं, तो वो क्या होते हैं? पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो पर्सनल राइट ही क्रिएट करते हैं। तो पहले का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सा टॉपिक, कौन सी बात सही है या कौन सी पॉइंट गलत बात बताई हुई है। देखो, सेकंड क्वेश्चन ने कहा कि एक व्यक्ति को, एक पर्सन को स्वस्थ चित्त होना कहा जाता है यदि वह कॉन्ट्रैक्ट करते समय अपने हितों का, इसके प्रभाव के बारे में समझने, हितों पर इसके प्रभाव के बारे में समझने और विवेक सम्मत निर्णय करने में समर्थ है। सही बात है। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसमें आपको अपना नुकसान, आपका फायदा पता चल रहा है, तो इसका मतलब ये बात सही है। और जब कोई पर्सन, जब किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और अपना नफा नुकसान समझ रहा है, तो वो क्या होता है? वो स्वस्थचित्त पर्सन या साउंड माइंड पर्सन कहलाता है। एकदम सही बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक करार, एक एग्रीमेंट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रस्ताव है। एक प्रस्ताव इसकी स्वीकृति सहित या स्वीकृति और प्रतिफल के साथ एक प्रस्ताव। देखो, जो एग्रीमेंट होता है, जो क्या होता है? एक प्रस्ताव होता है और सामने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी स्वीकृति कही जाती है, तो वो क्या माना जाता है? एक करार या एग्रीमेंट माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कहता है एक अल्पवयस्क, मतलब कि कोई व्यक्ति मेजर नहीं है, अभी माइनर है। ये मेजर, जो माइनर व्यक्ति है ये है, एक संविदा में र के साथ एंटर करता है। देखो, माइनर पर्सन क्या कर रहा है? एक मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो कि वॉइड है। सही बात है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। यह कि वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेने के बाद ऐसी संविदा का क्या भविष्य होगा? एक माइनर एक मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका इन फ्यूचर क्या रिजल्ट निकलेगा? इन्होंने ऑप्शन दिए कि यह 0 होगा, इसके पश्चात में समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह आरंभ से ही 0 है, यह वैध हो जाती है, वैलिड तो नहीं मानी जाती, यह आर के विकल्प पर 0 हो जाएगी। नहीं, देखो ये वॉइड होगी, ये बात सही है, लेकिन देखो ये पश्चात में समर्थन इसका नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो ये चीज स्टार्टिंग से ही, प्रेजेंट से ही वॉइड है, तो आगे हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है कि ये पश्चात में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही एब इनिशियो वॉइड मानी जाती है। जब आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर पूरा करने के इंटेंशन से बगैर एक वचन देता है, मतलब वचन प्रॉमिस तो कर रहा है लेकिन उसका इंटेंशन क्या है कि वह उसको पूरा नहीं करेगा। यह उसके पक्ष पर डैश डैश निर्दोष मिथ्या व्यपदेशन है, उपेक्षापूर्ण मिथ्या व्यपदेशन है, दोषपूर्ण मिथ्या व्यपदेशन है या कपट है। देखो, यहाँ पर हमें ध्यान से देखना कि जो हमें 4 ऑप्शन बताए हुए हैं कि निर्दोष मिथ्या व्यपदेशन नहीं है क्योंकि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या नहीं है, उपेक्षापूर्ण नहीं है, दोषपूर्ण नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे फ्रॉड कर रहा है, कपट कर रहा है, तो इसके पक्ष पर ये क्या माना जाएगा? कपट माना जाएगा। क्योंकि जब आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो जिसका इंटेंशन आपको उसका पूरा करने का नहीं है,
तो ये क्या हो जाता है, फ्रॉड माना जाता है, कपट माना जाएगा। नेक्स्ट कहता है एक व्यक्ति जिसको धनराशि संदत की गई है या त्रुटि से दबाववश कुछ परिदत कर दी गई है तो उसे वह अवश्य वापस कर देनी चाहिए। सिंपल सी बात है, जब आपको कोई चीज दिख रही है, जो राशि आपको पे की गई है, जो कि दबाववश परिदत की गई है, तो उसे आपको वापस कर देना चाहिए। ये शुद्ध स्टेटमेंट है, ट्रुथ स्टेटमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कर्ज के भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में मालों का उपनिधान किया जाता है। देखो, जब आप कोई कर्ज ले रहे हो उसके भुगतान के लिए आप सिक्योरिटी के रूप में क्या कर रहे हो, उपनिधान कर रहे हो, तो ये क्या माना जाएगा, गिरवी। उपनिधानकर्ता को दाता कहा जाता है या उपनिहिती को ग्रहीता कहा जाता है। उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सही है। जब ऐसा उपनिधान कर रहे हो तो वो उपनिधान गिरवी होगा, करने वाला दाता कहलाता है, एक्सेप्ट करने वाला उपनिहिती, जिसे अपने क्या कहते हैं, ग्रहीता कहते हैं। तो सारे ही स्टेटमेंट हमारे सही माने जाएंगे। नेक्स्ट कहता है एक आकस्मिक संविदा प्रवर्त नहीं की जा सकती जब तक घटनाएं जिनके घटित होने पर संविदा डिपेंड करती थी वह वास्तव में घटित नहीं हुई है। इस बात के होते हुए भी प्रवर्त की जा सकेगी घटना घटित हुई है या नहीं, विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या एक अविधानिक संविदा और आरंभ से ही शून्य है। देखो, आकस्मिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारी बात सही हो जाएगी कि जो एक आकस्मिक संविदा होती है वो प्रवर्त नहीं की जा सकती। इस लाइन को याद ही कर लो कि आकस्मिक संविदा प्रवर्त नहीं की जा सकती जब तक घटनाएं जिनके घटित होने पर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है वे वास्तव में घटित नहीं हो जाती। तो इसका 8वें का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जब दो या अधिक व्यक्ति एक संयुक्त वचन आपस में प्रॉमिस कर देते हैं तो वचन ग्रहीता संपूर्ण वचन का पालन करने के लिए डैश डैश को विवश कर सकते हैं। अब आप संयुक्त जॉइंट प्रॉमिस कर रहे हो तो जो वचन ग्रहीता होता है वो किसको विवश कर सकता है, ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी को, सही है। ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या अधिक को, ये भी सही है। ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी को नहीं, क्यों भाई, जब आप अगर चल के हमारे साथ प्रॉमिस कर रहे हो तो हम आपको फोर्स कर सकते हैं। इसका मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए भी सही है और बी भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक एग्रीमेंट डैश 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 होगा, कब होगा, जहां दोनों पक्षकारगण करार के लिए आवश्यक तथ्य के मामले में त्रुटिपूर्ण है। जब दोनों ही पक्षकार के मन में फ्रॉड है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखो, अगर एक पक्षकार यहाँ त्रुटिपूर्ण बात करता तो शायद वॉइडेबल हो सकता था दूसरे पक्षकार के विकल्प पे, लेकिन दोनों ही त्रुटिपूर्ण बातें कर रहे हैं तो ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिफल के बगैर एक एग्रीमेंट कंसीडरेशन ही नहीं है, तो कंसीडरेशन के बिना एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि प्रतिफल के बिना अगर कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है तो वो वॉइड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट एक बलहीन व्यक्ति है, उसका चिकित्सीय सेवक एल उसे उसकी वृत्तिक सेवाएं लेने हेतु एक अयुक्तियुक्त धनराशि का भुगतान करने हेतु सहमत होने के लिए प्रेरित करता है। एल नियोजित करता है, क्या करता है, बल, असम्यक प्रभाव, मिथ्या व्यपदेशन या कपट। देखो, ध्यान से सुनना कि वहां पे क्या किया जा रहा है कि चिकित्सीय सेवक एल प्रोफेशनल सर्विस लेने के लिए युक्तियुक्त धनराशि भुगतान करने के लिए सहमत होने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, असम्यक प्रभाव दिखाया जा रहा है, असम्यक प्रभाव यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिफल एक आवश्यक तत्व है, सही बात है, जो केवल उपस्थित होना चाहिए, केवल भविष्य में होना चाहिए, वर्तमान या भविष्य में होना चाहिए, या वर्तमान, भूतकाल या भविष्य, किसी में भी हो सकता है। सही बात कर रहे हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट में आप कंसीडरेशन दे रहे हो तो वह पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पक्षकारों की सहमति के बगैर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, सही है, किंतु यदि सहमति कपट या मिथ्या व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की गई है
तो फिर क्या होगा, संविदा फिर भी वैध रहती है? नहीं, संविदा शून्य हो जाती है, संविदा व्यथित पक्षकार के विकल्प पर वॉइडेबल हो जाती है, संविदा अप्रवर्तनीय हो जाती है। देखो कंफ्यूजिंग करने वाले ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पे पक्षकारों की सहमति के बगैर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये बात तो ठीक है, लेकिन यदि सहमति फ्रॉड और मिथ्या व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की है तो फिर जो व्यथित पक्षकार होगा उसके ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, क्योंकि वॉइडेबल का मतलब ही ये होता है कि जो पार्टी जिसके साथ फ्रॉड किया गया है वो चाहे तो उस फ्रॉड को एक्सेप्ट करके और आगे उसको कंटिन्यू कर सकती है, या फिर उस चीज को वहीं ड्रॉप करके उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो वॉइडेबल का मतलब या तो वॉइड या तो वैलिड। नेक्स्ट बात करते हैं शब्द प्रति प्रस्ताव। प्रति प्रस्ताव इंगित करता है, मतलब मैंने आपको प्रपोजल किया, आप मेरे साथ वो काउंटर प्रपोजल कर रहे हो, मतलब मैंने जो आपको बात कही आप उसमें कुछ शर्तें ऐड करके आप मेरे से वो बात कर रहे हो, तो ये हुआ काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल, काउंटर प्रपोजल क्या करता है, प्रस्तावकर्ता द्वारा नवीन प्रस्ताव करना, प्रस्ताविती द्वारा दी गई सशर्त स्वीकृति या प्रस्ताविती द्वारा स्वीकृति में एक नवीन निर्बंधन की पुनर्स्थापना, उपरोक्त ए और बी। यस, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। काउंटर प्रपोजल का मतलब होता है कि जो प्रस्तावकर्ता द्वारा नवीन प्रस्ताव करना या प्रस्ताविती जिसने चीज एक्सेप्ट की है उसके द्वारा सशर्त स्वीकृत करना, मतलब खुद की कुछ बातें ऐड करके, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको 10,000 रुपए में 10,000 बुक देने को तैयार हूँ, एग्जाम्पल 10,000 रुपए में 10,000 बुक देने को तैयार हूँ, तो आपने कहा कि मैं 10,000 नहीं मैं 11,000 बुक लूंगा 10,000 रुपए में, तो आपने क्या किया, काउंटर प्रपोजल किया। तो जब आपके द्वारा कुछ सशर्त कंडीशन लगा के जो एडमिशन की गई है वो क्या होता है, प्रति प्रस्ताव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यदि एल अविधिपूर्ण रीति में अ की संपत्ति रोक रखता है उसे एक संविदा के लिए, देखो आप किसी की प्रॉपर्टी रोक के रख रहे हो ताकि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, तो इसे क्या कहा जाएगा, मिथ्या व्यपदेशन, बल प्रयोग, कपट या असम्यक असर का प्रभाव। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बल प्रयोग किया है, क्योंकि प्रॉपर्टी को रोक के रखना उसमें फोर्स यूज हो रहा है जिसकी वजह से आप कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल प्रयोग माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिलोम वचनों के मामले में वचनदाता ए अपने वचन का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं है जब तक प्रतिलोम वचन ग्रहीता तैयार नहीं है और प्रतिलोम वचन का अनुपालन करने के लिए इच्छुक नहीं है, या इस बात के होते हुए भी अनुपालन करने के लिए बाध्य है चाहे प्रतिलोम वचन ग्रहीता अपने प्रतिलोम वचन का अनुपालन करने के लिए तैयार और इच्छुक है या नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, प्रतिलोम वचन के मामले में वचनदाता बाध्य नहीं है जब तक कि वो प्रतिलोम वचन ग्रहीता तैयार उसके लिए नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, जब डी और य के साथ विवाह करता है तो एक धनराशि का भुगतान डी को करने के लिए संविदा करता है, दुर्भाग्यवश य ड से विवाह कर किए बगैर मर जाता है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, कि जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो अगर वो प्रेजेंट में एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहती तो आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैसे करोगे, तो ऐसी चीज क्या मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। तो 19 में बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मिथ्या व्यपदेशन शामिल करती है, क्या करती है, सकारात्मक कथन जो सत्य नहीं है, कर्तव्य का भंग जो इसको धारित है करने वाले को एक लाभ देता है, एक करार के एक पक्षकार को करार के विषय के बारे में गलती की जा सके, तो सारे ही सही है, उपरोक्त में से कोई भी मिथ्या व्यपदेशन में काउंट हो सकता है, तो 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दो या अधिक व्यक्तिगण को सहमत कहा जाता है, कब सहमत हो जाते हैं, जब वे इसी पर असहमत होते हैं उसी भाव में विभिन्न वस्तुओं पर सहमत होते हैं, उसी भाव में उसी वस्तु पर सहमत होते हैं, या विभिन्न भाव में उसी वस्तु पर सहमत होते हैं। देखो उसी भाव में उसी वस्तु पर सहमत होना क्या हो जाता है, सहमत माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिफल के बगैर किया गया एग्रीमेंट क्या होता है? असंवैधानिक, वैध, आरंभिकता शून्य, किसी पक्षकार के विकल्प पर वॉइडेबल। आरंभिकता शून्य माना जाता है। इससे पहले भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब प्रतिफल के बिना, कंसिडरेशन के बिना अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो एब इनिशियो वॉइड माना जाता है, शून्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 हमें कहता है संविदा भंग की दशा में जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया जाता है, भंग किया जाता है, तो भंग धारित करती हुई पक्षकार क्षतिग्रस्त पक्षकार को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए दायी है। सही बात है, जो भंग कर रहा है वो आगे वाली पार्टी को क्या करेगा? जो भी नुकसान हुआ है उसका पे करेगा। ऐसे में भंग द्वारा क्षतिग्रस्त पक्षकार भंग धारित करने वाले स्वयं को धारित की हुई क्षति या नुकसानी के लिए प्रतिकर प्राप्त करने के लिए हकदार है। जिसको क्षति या नुकसान हुआ है वो कंपनसेशन लेगा। सही बात है। भंग करने वाले पक्षकार द्वारा ऐसा कोई प्रतिकर संदेह नहीं होगा। क्यों भाई? जब आप आपकी गलती की वजह से सामने वाले पर्सन को कोई लॉस हो रहा है तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसका मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक यात्रा टिकट पर शर्तें छोटे छोटे शब्दों में होती है। यात्री क्या उन शर्तों से आबद्ध है चाहे उसने उसे पढ़ा है या नहीं? कौन सा स्टेटमेंट सही है? ध्यान से सुनना कि एक यात्रा टिकट पर छोटी छोटी बातों में कुछ कंडीशंस लिखी होती है। अब जब आप उन्हें पढ़ोगे तभी वो माने जाएंगी, या उन शर्तों से बाध्य है केवल तभी जब उसने पढ़ा है, उन शर्तों से बाध्य नहीं है यद्यपि उसने इसे पढ़ा है, उन शर्तों से आबद्ध नहीं है जब तक इन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ा नहीं है। देखो जो भी आप किसी चीज के बारे में कोई एग्रीमेंट या अपनी कोई कंसेंट दे देते हो तो इसका मतलब होता है कि आपने वो सारी चीजें पढ़ ली है सोच समझ के। तो यहाँ पे माना जाएगा कि उन शर्तों से वो आबद्ध माना जाएगा वो पैसेंजर, चाहे उसने उन टिकट की शर्तों को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द पण्यमकार से तात्पर्य है एक ऋण के भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में मालों का उपनिधान, या एक ऋण के भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में की गई वस्तुओं के उपनिधान के मामले में उपनिहिति। उपनिधान करता एक ऋण के भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में की गई वस्तुओं का उपनिधान, या उपरोक्त सभी कथन शुद्ध है। देखो पण्यमकार की बात कर रहा है तो पण्यमकार में जो उपनिधान करता होता है, जो उपनिधान करता है एक ऋण के भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में की गई वस्तुओं का उपनिधान की दशा में पण्यमकार होता है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक पागल जो यदा कदा स्वस्थ चित्त हो जाता है, पहले पागल था अब सही हो जाता है, संविदा करने के लिए अक्षम है। देखो अक्षम वर्ड की बात कर रहे हैं, सक्षम नहीं लिखा हुआ, अक्षम है तो ये गलत हो जाएगा। अवधि जिसके दौरान वह मस्तिष्क की स्वस्थ चित्ता का उपभोग करता है वह संविदा करने में प्रविष्ट हो सकता है, सही है। तब भी जब अस्वस्थ चित्त का ऐसे संविदा कर सकता है, नहीं कर सकता। एक संविदा में बिल्कुल प्रविष्टि नहीं कर सकता, नहीं। जब पागल सही हो जाता है और वो अपने नुकसान और अपने फायदे की चीज समझ सकता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड माना जाता है, कॉम्पिटेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक संविदा को वैधता प्रदान करने के लिए स्वीकृति आवश्यक है, सही है। जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है जब तक उसमें आप कंसेंट नहीं दे रहे हो तब तक वो वैलिड ही नहीं है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को लीगलिटी देने के लिए स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन जहां स्वीकृति दी जाती है विहित की गई रीति के अनुसरण में नहीं और प्रस्तावक चुप बैठा रहता है तो एक वैध संविदा मानी जाती है। कोई संविदा नहीं की गई है, एक शून्य करणीय संविदा या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। देखो अगर आप किसी बात के लिए आप डिनाई नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब उस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ए एक कतिपय घोड़ा बी से खरीदने के लिए सहमत हो जाता है। ऐसा मालूम हुआ कि मोल भाव के समय घोड़ा तो मृत हो गया और कोई पक्षकार इस तथ्य से जानकार नहीं था। करार किसी पक्षकार के विकल्प पर वॉइडेबल होगा, वॉइड होगा, अवैधानिक होगा या वैध होगा। देखो जिस चीज के बारे में आप आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो
अगर वो चीज ही अस्तित्व में नहीं रहती तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सभी करार संविदाएं हैं। कौन से एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यदि वे कॉम्पिटेंट पक्षकारों के मध्य किए जाते हैं, पक्षकारों ने स्वतंत्र सहमति दी है, एक विधिपूर्ण प्रतिफल संदत किया है या करने का वचन दिया है, या उपरोक्त सभी शर्तें आवश्यक है और किसी एक का अभाव होने पर करार को एक संविदा होने से वंचित कर देगा। सही बात कर रहे हैं कि कॉम्पिटेंट पक्षकार होने चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी ऐसा एग्रीमेंट क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक करार में बी के साथ एंटर होता है और अल्पवयस्क है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन माइनर के साथ कर रहा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बी के विकल्प पर वॉइडेबल होगा, वॉइड होगा। बी के वयस्कता की प्राप्ति के पश्चात तदुपरि अनुसमर्थित हो सकता है, या बी और सी दोनों ही शुद्ध है। देखो यहाँ पे माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है, और जब वो मेजर हो जाता है तब भी आप उसको अनुसमर्थित नहीं कर सकते, क्योंकि एब इनिशियो वॉइड माना जाता है माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट। तो मेजर होने के बाद भी आप उसको अनुसमर्थित नहीं करवा सकते, इसका मतलब हमारे दोनों ऑप्शन बी और सी सही है। नेक्स्ट कहते हैं, एक अभिकर्ता अपने प्रधान के व्यापार का संचालन निम्नलिखित के अनुसार करने के लिए बाध्य है, प्रिंसिपल के डायरेक्शन के अनुसार, रूढ़ियों के अनुसार, उपरोक्त में से प्रत्येक या उपरोक्त में से कोई। देखो सिर्फ प्रिंसिपल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, हम कोई कस्टम्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। कोई भी एजेंट होता है तो वो अपने मालिक के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, ना कि कस्टम्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अनुबंध अधिनियम मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धोखाधड़ी नहीं है, कौन सा पॉइंट कपट का नहीं है, वह वादा जिसे पूरा करने के इरादे के बिना किया गया हो, तथ्य का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति द्वारा तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना, यदि बोलने का कर्तव्य नहीं हो तो केवल मौन रहना, या वह कार्य या चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी घोषित करता है। अब देखो धोखाधड़ी नहीं है, नेगेटिव पूछ रहे हैं, तो वादा जिसे पूरा करने के इरादे के बिना किया जाता है ये तो धोखाधड़ी है, तथ्य का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति द्वारा तथ्य को छिपाना ये भी धोखाधड़ी है, बोलने का कर्तव्य नहीं है तो मौन रहना, तो ये तो कोई धोखाधड़ी नहीं है कि जब हमारी बोलने की ड्यूटी ही नहीं है उस जगह पे अगर हम चुप रहते हैं तो ये कोई धोखाधड़ी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, एक प्रस्ताव किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, जब उसकी स्वीकृति सूचित की जाती है, जब उसकी स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक को दी जाती है, जब स्वीकृति का संचालन एक तृतीय पक्ष को किया जाता है। तो एक प्रस्ताव कब किया जाता है, जब देखो यहाँ पे प्रस्ताव किया जाता है, क्या पूछ रहे हैं, प्रस्ताव कैसे किया जाता है, जब उसकी स्वीकृति सूचित की जाती है, नहीं, जब उसकी स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक को की जाती है ये भी गलत है, जब स्वीकृति का संचालन तृतीय पक्ष थर्ड पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं होता तो ये भी गलत है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सारे ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अशुद्ध अभिकथन चिन्हित करें, गलत स्टेटमेंट चुनना है। एक दुकानदार द्वारा मालों का दिखाया जाना विक्रय हेतु प्रस्ताव की कोटि में है, दुकानदार द्वारा मालों का दिखाया जाना विक्रय हेतु प्रस्ताव की कोटि में नहीं होता, या जब ग्राहक वस्तुएं चुन लेता है तो ग्राहक द्वारा यह खरीदने का एक प्रस्ताव है, या विक्रय प्रभावित नहीं होता जब तक क्रेता का प्रस्ताव मूल्य दुकानदार द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, यह प्रस्ताव की कोटि में नहीं आता है। तो ये आज हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लमसम 35 क्वेश्चंस हैं जो हमने किए हैं। देखो आज हम कॉन्ट्रैक्ट के 35 करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट के 35 क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 70 क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हमारे हो जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के ऑलरेडी हमारे 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। देखो जहाँ पे जो मेजर एक्ट है वहां पे हम 100 तक क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो थोड़े माइनर है और थोड़े छोटे सब्जेक्ट है वहां पे 70 से 80 या 50 लमसम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारे आज कॉन्ट्रैक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है,
BNS चल रहा है। देखो BNS हमारा YouTube पे 59 रुपीज की मेंबरशिप में चल रहा है, जहां पे हम 500 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे 1000 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं और AIB के लेक्चर्स आपके लिए अपलोड है। सिर्फ BNS की जो क्लासेस है उसकी 59 रुपीज आपको पे करने हैं, यूट्यूब पे ही पे करने हैं, मुझे पे नहीं करने हैं। यूट्यूब पे जहाँ सब्सक्राइब लिखा होता है वहां ज्वाइन के ऑप्शन पे जाके और वहां पे आप उस मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हो। डायमंड वाली मेंबरशिप है। देन आपको वहां पे कुछ मेंस की आंसर राइटिंग की क्लासेस भी मिलेंगी। वहां से आपको ये हिंट लग जाएगी कि हमें मेंस में क्या मैटर लिखना होता है, किस तरीके से लिखना होता है। बाकी ये क्लास कैसी लगी है इसके लिए मुझे लाइक और कमेंट जरूर करना। आज के लिए धन्यवाद।